अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए पूछता है, अरे कहाँ खो गया? बताना क्या तरीका है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या बाहर निकल गई? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग, यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या नहीं इस बात का पता हमें खुद ब खुद 6 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, जब यक्षिणी किसी को अपना शिकार बनाएगी। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल हो रहा है क्या? तू क्या चाहता है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें? तुझे नहीं पता अपनों को खोने का गम क्या होता है। अगर परिवार के एक मेंबर को भी कुछ हो जाता है ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर तू ही बता क्या करें? यार कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या तूने किसी साई को कमरे से बाहर निकलते देखा था? नहीं यार, अंधेरा इतना ज्यादा था कि क्या बताऊं। मुझे तो अभी भी तेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, और जितना मैंने इन भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च की है उस हिसाब से आत्माएं उन्हें ही दिखती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती हैं, या फिर जिनकी राशि भारी या कोई दोष होता है। और हाँ, एक और चीज मैंने ये भी पढ़ी है कि जिस जगह पर आत्माएं कैद होती हैं, यानी जहाँ पर उन्हें बांध कर रखा जाता है, यदि आप उस जगह के साथ छेड़छाड़ कर दें या फिर वहाँ की कोई चीज छू लें तो वहाँ की आत्माएं बंधन से मुक्त हो जाती हैं। युग अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु युग के हाथ की तरफ देखता है तो बौखला जाता है। युग के हाथ में एक बहुत ही पुराने काले रंग का पेन था। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये तूने कब उठा लिया? यार वो जब हम भाग रहे थे ना, तो पता नहीं कब ये मेरे हाथ में आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथों में थमा दिया हो। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वैसे अभी तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम 100% कंफर्म हो जाए कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार एक और तरीका है। अगर पहले की तरह कोई घटिया सा आइडिया हुआ ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं भाई, पहले मेरा आइडिया सुन तो ले। हाँ बोल। हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसके अंदर हमें भूतों का पता कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, उनके साथ संपर्क कैसे साधा जाता है, ये सब सिखाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे भूतों को पकड़ने के डिवाइस और टेक्निक हैं। अगर हम उनका यूज करें तो पता लगा सकते हैं कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं। वो यंत्र काम तो करते हैं ना? तेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस की तरह खराब तो नहीं है ना? नहीं भाई, सब ठीक है, बस कल घर से लाना पड़ेगा वो सब। ठीक है, फिर कल जैसे ही सुबह हो पहली फुर्सत में वो डिवाइस ले आना। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, बस हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके युग को घूरने लग जाता है। युग ये बात नोटिस कर लेता है और अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तू मुझे ऐसे पागलों की तरह घूर क्यों रहा है? तू ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कल जब तू आया था तो ये भूत वूत पर यकीन नहीं करता था, और अब देखो मुझे ये पता करने को बोल रहा है कि यक्षिणी कैद से कहीं बाहर तो नहीं निकली। यार किसी ने कहा है ना, जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है। बस वही कहानी मेरे साथ हुई है। तुझे पता है, ये सब कांड होने से पहले मुझे मेरे पापा मेरे सपने में दिखे थे, जब वो मुझे पहली और आखिरी बार बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। और जब मैं नींद से उठा तो मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ गया ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जब ऊपर पहुंचा तो ये सब कांड होने लगा और तू आ गया। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यक्षिणी कितनी शक्तिशाली है। वो हमारे सपने तक देख सकती है और उस चीज का फायदा उठा सकती है। यार शक्तिशाली कैसे नहीं होगी? सिर्फ डायन की ही नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी हैं उसके पास। भूल मत, वो दूसरे लोग से आई है। हाँ यार ये भी तो है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, और तू मुझे एक बात बता, जब मैं ताला तोड़ने वाला था तो तूने मुझे मना कर दिया, पर खुद मेरे हाथों से हथौड़ा लेकर वो ताला तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था तुझे कि एकदम से ताला तोड़ दिया? ये सब तेरे तानों की वजह से हुआ है। क्या कहा? मेरे तानों की वजह से? हाँ यार तुझे पता है, मैंने यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया है। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या? पर क्यों? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार वो बात ये है कि अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे ताबीजों पर पड़ती है। वो बात को बदलते हुए कहता है, यार हमें ना ये सब ताबीज लाल कपड़ा उठा लेना चाहिए और दरवाजे को वैसे ही बंद कर देना चाहिए जैसे पहले था। अगर कछुए और कायर ने इसे खुला हुआ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों यक्षिणी के हाथों मरे या ना मरे, डर के कारण जरूर मर जाएंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू। और एक बात,
उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये दरवाजा खोला था। सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु दोनों उठकर वापस से दरवाजे को वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे वो पहले था। उसके ऊपर ताला, लाल कपड़ा और ताबीज भी बांध देते हैं। अब दरवाजा और ताला पहले की ही तरह लग रहा था। कोई कह ही नहीं सकता था कि ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया था। युग और अभिमन्यु दोनों वापस से नीचे हॉल में जाकर सोने की कोशिश करने लग जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों सो नहीं पा रहे थे। कमरे का हादसा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह के 7 बज रहे थे। युग, अभिमन्यु, कायर और कछुआ चारों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि ऐसा लग रहा था यदि दरवाजा जल्दी नहीं खोला गया तो वो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कायर की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही उसके बगल में सो रहे कछुए से कहता है, यार कछुआ, देखना कौन है, सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतनी जोर जोर से। कछुआ नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, यार तू ही देख लेना, मुझे नींद आ रही है। कायर कछुए को लात मारते हुए कहता है, उठना यार, कौन सा तुझे राजकुमारी के सपने आ रहे हैं। कछुआ उठते हुए कहता है, उठ रहा हूँ ना, मार क्यों रहा है। जब कछुआ उठता है तो देखता है कि युग और अभिमन्यु भी उठ गए थे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। दोनों दरवाजे की तरफ देख तो रहे थे पर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। कछुआ उन दोनों से कहता है, यार जब तुम दोनों उठकर ही बैठे हो तो तुम दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल देता, मेरी नींद क्यों खराब होने दी। युग, अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। दोनों ही रात के हादसे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, इन दोनों को क्या हो गया, लगता है अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए कछुआ दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने सफेद धोती, कुर्ता और गले में लाल गमछा पहना हुआ था। बाल पूरी तरह सफेद और कुछ झड़ चुके थे। सिर के एकदम बीचों बीच चांद दिखता था। बूढ़ा कहता है, बेटा तुम ही युग बाबू हो क्या। अरे नहीं नहीं, मैं युग नहीं हूँ। आपको युग से मिलना है क्या। हाँ, हम तो युग बाबू से ही मिलने आए थे। कछुआ युग को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे युग, जरा यहाँ पर आना, कोई तुझसे मिलने आया है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये मुझसे मिलने सुबह सुबह कौन आ गया। जब युग उस बूढ़े को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा कछुआ को साइड हटाता है और युग के कंधे छूते हुए खुश होने लग जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बूढ़ा युग की कलाई पकड़ते हुए कहता है, बहुत बड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो बेटा। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा कौन है। युग कुछ याद करते हुए कहता है, आप बल्लू काका है ना। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, हाँ बेटा, मैं ही बल्लू काका हूँ। बड़ी देर कर दी पहचानने में, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। 13 साल बाद तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। बल्लू काका युग के घर के पुश्तैनी नौकर थे जो बचपन से ही उनके घर पर काम किया करते थे। आप यहाँ पर कैसे, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। युग बाबू, मुझे क्या, पूरे गांव को पता चल गया है कि कोई परदेशी शहर से आया है। हम तो समझ गए थे कि वो परदेसी कोई और नहीं बल्कि हमारे युग बाबू ही होंगे। पर ये क्या, आप इस लाशों वाली कोठी में क्यों रुके हैं। आपको अपने घर पर रुकना चाहिए था ना। ये भी तो मेरा ही घर है ना बल्लू काका। हाँ युग बाबू, ये भी आपका ही घर है, पर आपको नहीं पता बड़ी मनहूस कोठी है ये। इसी कोठी ने तो हमारे बड़े मालिक यानी आपके पापा की जान ली थी। हमने तो ये भी सुना है कि यही कोठी उस डायन यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था। चलिए छोड़िए ये सब बात, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना आपको लेने आए हैं। बड़े मालिक ने आपको लेने के लिए भेजा है। युग हैरानी के साथ कहता है, बड़े मालिक मतलब बड़े पापा ना। हाँ युग बाबू, वो ही। चलिए जल्दी से अपना सामान लाइए और चलिए हमारे साथ। नहीं बल्लू काका, मैं नहीं आ सकता। पर क्यों, अब मैं यहीं पर रहूंगा, यही मेरा घर है। बल्लू काका युग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आप बड़े मालिक से अभी भी नाराज हैं क्या। युग कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, पर युग बाबू, बड़े मालिक की सजा आप बड़ी मालकिन को क्यों दे रहे हैं। वो आपकी राह ताक रही है। क्या कहा। बड़ी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ युग बाबू, जैसे ही बड़ी मालकिन को पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो उनकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो चाहती थी कि हम कल ही आपको लेने आ जाएं, पर रात हो गई थी और हमारे गांव में आज भी रात को नदी पार नहीं की जाती। आपको तो पता ही है कि रोंगका मुचा गांव से बंगला मुड़ा गांव जाने का मात्र एक रास्ता है
और वो है किश्नोई नदी। आप चलेंगे ना? युग फिर कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माना मैं आपका नौकर हूँ और आप मेरे मालिक। मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। मैं बड़ी मालकिन से वादा करके आया हूँ कि आपको अपने साथ लेकर ही आऊंगा। युग बल्लू काका के हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे बल्लू काका, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कोई नौकर नहीं है, आप तो मेरे काका हैं। बल्लू काका, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ ही देर में युग तैयार होकर नीचे आ जाता है। युग को जाते देख कछुआ कहता है, यार तू जा रहा है तो फिर हम भी निकले यहाँ से। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी बिंदु के पास जाना है। कल रात से उसे नहीं देखा, पता नहीं कैसे होगी। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कई जमानों से उसे नहीं देखा। कायर कहता है, तू नहीं समझेगा, प्यार में एक एक पल दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, मैं भी निकलता हूँ। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, अरे तू कहाँ जा रहा है? अगर तू चला जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? अरे उस काम का सामान लेने ही तो घर पर जा रहा हूँ, कल बताया था ना सामान घर पर है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों किस काम और सामान की बात कर रहे हो? अभिमन्यु बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वो ताला लेने की बात कर रहा है, ग्रेवयार्ड कोठी के लिए। अब तुझे तो पता है ना कि हमने ताला तोड़ दिया था बाहर वाले दरवाजे का, अगर कोई चोर घुस गया तो, इसलिए ताला लेने मुझे घर जाना है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे ताले की कोई जरूरत नहीं है, कोई चोर गलती से भी इस कोठी में चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। बल्लू काका और युग रोंका मुचा गांव जाने के लिए किश्नोई नदी पार कर रहे थे। सूरज की किरणें सीधे युग और बल्लू काका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण दोनों ही पसीने से भीग गए थे। नदी में घुटनों के ऊपर तक पानी था। उनके आगे पीछे कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। दिन में नदी का नजारा अत्यंत मनमोहक लग रहा था। युग और बल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी युग पूछता है, वैसे बल्लू काका, अभी वहाँ घर पर कौन कौन है? बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वहाँ पर अभी बड़े मालिक हैं, बड़ी मालकिन है और बड़ी मालकिन के भाई सुदेश बाबू, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी अमोदिता है। अच्छा। युग कुछ देर रुककर पूछता है, क्या वहाँ पर वंदना भाभी नहीं है? अरे हाँ, उनके बारे में तो बताना ही भूल गया। पर युग बाबू, वंदना बहू रानी का उस घर में होना ना होना एक समान है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बल्लू काका? मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।